अब जुबली हिल्स का इलेक्शन, क्यों भाई एक जुबली हिल्स के इलेक्शन में लोग इतना तड़प रहे, इतना देख रहे, इतना इंटरेस्टिंग इलेक्शन, इतना टेंशन भरा इलेक्शन। और पिछले मैं समझता हूँ 2023 के इलेक्शन में जो जनरल असेंबली इलेक्शन था 119 कॉन्स्टिट्यूंसीज का, उतनी बेताबी नहीं थी जितना जुबली इलेक्शन पे अब चल रही। तो पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा कि भाई डाले तो किसको डाले वोट। पब्लिक बहुत होशियार है, लेकिन सिनारियोस, एक इलेक्शन कहीं भी चला तो ये बोल सकते थे कि भाई आ, ये इलेक्शन में कौन जीतने वाले हैं, कौन हारने वाले हैं। लेकिन जुबली हिल्स का इलेक्शन जब मार्केट में जा रहा, हकीकत में बोला गया तो सर्वे रिपोर्ट्स को एक बाजुक रखते हुए मद्देनजर की मैं बात करा तो जुबली हिल्स इलेक्शन में कौन जीत रहा भाई बोले तो नहीं बोल सकते भाई, ये जवाब आ रहा। क्योंकि टफ इलेक्शन है, नेक टू नेक कंपटीशन है। अब लाजमी बात है कांग्रेस वाले बोलते हम जीत रहे, लाजमी बात है बीआरएस वाले बोलते हम जीत रहे, और ये भी लाजमी बात है कि बीजेपी वाले भी बोलते कि हम जीत रहे। लेकिन यहाँ के वोटर्स 3,98,99,000 अप्रोक्सीमेटली है, और इसमें अनकरीब 1,35,000 वोट मुसलमान के हैं। मैं और एक बार बोलूँ, 3,98,99,000 अप्रोक्सीमेट कुछ वोट्स है जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के, जिसमें 1,35,000 अप्रोक्सीमेट वोट्स जो है मुस्लिम माइनॉरिटीज के है। माइनॉरिटीज बोले तो फिर पूरे माइनॉरिटीज को नहीं, ओनली मुस्लिम माइनॉरिटीज पर में मुस्लिम माइनॉरिटी वोट्स 1,35,000 है। तो जुबली हिल्स की जीत और जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी की हार डिसाइड करने वाले लोग माइनॉरिटीज है, मुस्लिम्स। तो आज माइनॉरिटीज को लेते हुए दोनों पार्टियों में सरगर्मियां पैदा हो गई है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में जितनी मोहब्बत आज तक नहीं थी, पिछले 10-11 साल जब बीआरएस हुकूमत में थी 2014 से 2023 तक, इतनी मोहब्बत केटीआर साहब को, केसीआर साहब को माइनॉरिटीज से नहीं दिखी जो आज पैदा होकर आ रही माइनॉरिटीज में। 2023 में जब दिसंबर में तेलंगाना राष्ट्र में इलेक्शन हुआ, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने उसके बाद, तो 20 महीने 22 महीने ऑलमोस्ट हो रहा, लेकिन ये 22 महीने में मोहब्बत नहीं दिखी माइनॉरिटीज की, रेवंत रेड्डी साहब को भी। वो जो मोहब्बत आज दिख रही है जुबली हिल्स का बाई इलेक्शन अनाउंस होने के बाद में। तो क्यों भाई बोले तो क्योंकि जुबली हिल्स की जीत और हार माइनॉरिटीज के ऊपर डिपेंड है, वो भी मुस्लिम माइनॉरिटीज के। जुबली हिल्स में 7 डिविजन्स है। शेखपेट से शुरू करता हूं मैं। शेखपेट, वेंगलराव नगर, सोमाजीगुड़ा। सोमाजीगुड़ा हाफ पार्ट आता, उसमें थोड़ा पार्ट आता, पूरा सोमाजीगुड़ा नहीं आता, और हाफ पार्ट खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में आता, जो कि दानम नागेंद्र एमएलए है। फिर उसके बाद यूसुफगुड़ा, रहमत नगर, बोराबंडा, एरागड्डा। इसमें शेखपेट और एरागड्डा ये दोनों कॉरपोरेटर्स एमआईएम के हैं। तो शेखपेट में फराज साहब कॉरपोरेटर है एमआईएम से, और एरागड्डे में कॉरपोरेटर साहब का इंतकाल हो गया था, शरीफ साहब के अहलिया का। उसके बाद पहले शरीफ साहब का इंतकाल हुआ, उसके बाद में कॉरपोरेटर साहब शाहीन बेगम का भी इंतकाल हो गया। लेकिन माइनॉरिटीज का वहां पर एक अच्छा बेस है एमआईएम का। अब ले लीजिए बोराबंडा। बोराबंडे में कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन साहब है, और उसी तरह बाबा फसीउद्दीन पिछले 10 साल 2023 से पहले उनकी लाइफ बीआरएस से शुरू हुई, और 2023 में जब से इलेक्शन में बीआरएस पार्टी हुकूमत से निकल गई, वो कुछ रीजंस की वजह से बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में आ गया। तो उसी तरह सीएन रेड्डी कॉरपोरेटर है रहमत नगर के, और दीगर 2 भी कॉरपोरेटर्स है। तो यहाँ पर रहमत नगर, एर्रागड्डा, बोराबंडा, शेखपेट, मैं बता दूं आपको, ये शेखपेट, ये वेंगलराव नगर, ये यूसुफगुड़ा, ये रहमत नगर, ये बोराबंडा, ये एर्रागड्डा, ये सोमाजीगुड़ा का पार्ट। तो शेखपेट ऑलमोस्ट अबव 50% से शायद मैं समझता हूँ माइनॉरिटीज कवर करता, मुस्लिम्स। और बोराबंडा भी ऐसी रहता, एरागड्डा भी ऐसी रहता, रहमत नगर भी ऐसी रहता। अब वेंगलराव नगर बोले तो थोड़े बीजेपी के वोट्स आने के चांसेस है इधर, और यूसुफगुड़े में भी थोड़े बीजेपी के वोट्स आने के चांसेस है। तो अब ये बोला जा रहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमान को पिछले 22 महीने में क्या करी, क्यों कांग्रेस पार्टी को जिताना है। ये किसका कहना है? अपोजिशन स्ट्रांग जो है बीआरएस पार्टी का। बीआरएस पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 22 महीने में क्या करी मुसलमान के लिए, और बीआरएस पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया मुसलमान को,
पर बीआरएस पार्टी का कहना है कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया, एंड कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पिछले 10 साल में बीआरएस ने धोखा दिया मुसलमान को। तो क्या सच और क्या गलत, इसमें कंफ्यूज है थोड़े लोग। मैं बोलना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी आकर 22 महीने हो रहा, 6 गारंटीज को हम इंप्लीमेंट करते बोल के हुकूमत में आए। वो 6 गारंटीज में आपको बता रहा हूं। गृह ज्योति, जो कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में 200 के यूनिट के अंदर अगर करंट का बिल आएगा तो आपको फ्री में दिया जाएगा। ये एक रईतो भरोसा, किसान के लिए हर साल 15,000 दिया जाएगा। ये चेयुता 4,000 रुपये हर औरत को, यानी जो भी पेंशनर्स है उनको 4,000 रुपये हर महीना दिया जाएगा। और आरोग्यश्री जो है वो 10 लाख तक लिमिट बढ़ा जाएगा। ये अभी जो पेंशन है 2,000-3,000 उसको 4,000 तक बढ़ाने का ऐलान किया था रेवंत रेड्डी साहब ने। और इंदिरम्मा इंड्लू, जो घर नहीं है उनको घर का जागा देना, प्लेस देना, और जिसको जमीन है वो घर नहीं बना सकते उसको 5 लाख रुपए देना। और तेलंगाना मूवमेंट में जो भी स्ट्रगल करे वो लोगों को 250 गज का घर देना। और महालक्ष्मी स्कीम एक ऐसा स्कीम है जब रेवंत रेड्डी साहब ने ऐलान किया है कि हर महीना एक घर में जितने भी लेडीज है वो लेडीज को 2,500 रुपये दिया जाएगा हर महीना। 2,500 ప్రతి మహిళకి తెలుగులో చెప్తా. గృహజ్యోతి 200 ప్రతి యూనిట్ కి, ప్రతి ఇంటికిలో 200 యూనిట్లు ఉచిత కరెంటు. మరియు రైతు భరోసా ప్రతి ఏటా 15,000 రూపాయలు, 12,000 రూపాయలు వ్యవసాయ కూలీలకు. చేయూత 4,000 రూపాయల నెలవారీ పింఛన్ అండ్ 10 లక్షలు ఆరోగ్యశ్రీ బీమా. అదే విధంగా ఇందిరమ్మ ఇల్లు లేని వారికి ఇంటి స్థలం, ఎవరికైతే ఇండ్లు లేదో, సొంత ఇల్లు లేదో వాళ్ళకి ఇంటి స్థలం ఇవ్వడం. ఒకవేళ ఇల్లు ఉంటే వాళ్ళకి కట్టుకోవడానికి 5 లక్షలు ఇవ్వడం. సో 5 లక్షల్లో ఇల్లు కట్టుకోవచ్చా లేదా అనేది సెకండరీ, కానీ ఇస్తామనే మాట అయితే ఇచ్చారు. అదే విధంగా తెలంగాణ ఉద్యమకారులు ఎవరైతే ఉన్నారో, తెలంగాణ మూవ్మెంట్ కోసం, ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం ఎవరైతే పోరాడారో, చనిపోయారో, వాళ్ళ ఆత్మ బలిదానాలు చేశారో వాళ్ళకి 250 చదరపు గజాల ఇంటి స్థలం ఇస్తాము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అని ఇది కూడా ఒక హామీ ఇచ్చారు. అదే విధంగా మహాలక్ష్మి మహిళలకు ప్రతి నెల 2,500 నుంచి 2,500 ఇస్తాము. ప్రతి స్త్రీ ఎవరైతే ఉంటారో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రతి స్త్రీకి ప్రతి నెల 2,500 ఇస్తాము అని చెప్పారు. అయితే 2 విధాలు, ఇక్కడ పెన్షన్ తో 4,000 పెన్షన్ ఇస్తాము. ఎవరైతే విడోస్ ఉన్నారో, ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్స్ ఉన్నారో, ఇంకా వేరే రకాల పెన్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి 4,000 చేస్తామన్నారు. ఇంకోటి 2,500 అన్నారు. ఈ 2,500 స్కీమ్ కి లిమిटेशंस ఏమీ పెట్టలేదు. हिंदी में भी बोल रहा हूँ. 2 स्कीम्स लेडीज के लिए अनाउंस किया गया था, एक महालक्ष्मी और एक चेयुता में जिसको ऑलरेडी पेंशन मिल रहा है उनको पेंशन 4,000 दिया जाएगा, बढ़ाया जाएगा. और जो भी लेडीज है उनको 2,500 दिया जाएगा. 18 साल के ऊपर जो भी लेडीज है उनको हर महीना, चाहे वो कुछ भी लिमिटेशंस नहीं है वो स्कीम में, जब बोले तो वैसा मैनिफेस्टो में वो कुछ भी लिमिटेशंस नहीं है. हर 18 साल की औरत जो पार करने के बाद में उनको 2,500 रुपये दिए जाएंगे. तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, लेडीज इसमें 2 तरह से बेनिफिट होने वाले थे. एक विडो, पेंशनर्स, हैंडीकैप्स जो भी है, और नॉर्मल लेडीज, 2 लेडीज को भी बेनिफिट बताया गया है इसमें. गौर से सुनो मेरी बात. 2 రకాల లేడీస్ లకి అంటే 18 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత, పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత ఎవరైనా విడోస్ అయిపోతే, భర్త చనిపోతే వాళ్ళకి పెన్షన్, అండ్ సీనియర్ సిటిజన్. ఏ విధంగా అయినా ప్రతి ఒక్క ఆడ మనిషికి, ప్రతి ఒక్క మహిళకి దీంట్లో బెనిఫిట్ చూపించారు. కాకపోతే ఆ 4,000 కూడా ఇప్పటివరకు ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు, ఈ 2,500 కూడా ఇప్పటివరకు ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు. समझ में आ रही मेरी बात आपको? 2 तरह से लेडीज को इसका बेनिफिट बताया गया था. एक, शादी नहीं हुए से वाले लेडीज रहते, शादी हो गए से वाले लेडीज रहते. शादी हो या ना हो हर लेडीज को 2,500 देता हूं बोल के बोले थे रेवंत रेड्डी साहब. उसके बाद अब शादी होने के बाद जिस किसी का भी शोहर का इंतकाल हो गया, विडो हो गए, फिजिकली हैंडीकैप हो गए, या फिर उम्र दराज हो गई, 60 साल, 55-56 ईयर्स हो गए, उनको भी ओल्ड एज पेंशन आता. ये दोनों के बेनिफिट्स बताए. तो औरतें किसी भी हाल में, वो शादी हो या ना हो, 18 साल के ऊपर जो भी लेडीज है उनको बेनिफिट्स है. तो ये भी इंप्लीमेंट नहीं करे, वो भी इंप्लीमेंट नहीं करे. उसके बाद युवा विकासम, విద్యార్థులకు 5 లక్షల విద్యా భరోసా కార్డు ప్రతి మండలంలో తెలంగాణ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్. हर स्टूडेंट को
5 लाख का विद्या भरोसा कार्ड देता हूँ, और तेलंगाना में हर मंडल में आप फर्ज करो खैरताबाद शेखपेट 2 मंडल से अपने को, जुबली हिल्स में हर मंडल में दो दो हर मंडल में एक एक इंटरनेशनल स्कूल देता हूँ बोल के बोले। तो ये कांग्रेस पार्टी के ऐलान इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुए बोल के बीआरएस पार्टी आके प्रचार कर रही। एट द सेम टाइम बीआरएस 10 साल थी जब वो लोग कुछ भी नहीं करे बोल के कांग्रेस वाले बोल रहे। लेकिन यहाँ पे कैसा था सिचुएशन बोले तो, बीआरएस पार्टी 2014 में हुकूमत में आई, आते ही इमीडिएटली शादी मुबारक स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करे और ओवरसीज स्कॉलरशिप्स एंड पेंशन का भी इंतजाम करे। लेकिन बीआरएस पार्टी 2014 में जब रूल में आने के बाद में एक नेक्स्ट टास्क आके था वो लोग के पास, क्या बोले तो 2016 में जीएचएमसी इलेक्शन था। जीएचएमसी इलेक्शन में कई सारे कॉर्पोरेटर्स बीआरएस के जीतना बोल के टास्क और टारगेट लगा लिए थे बीआरएस वाले। उस वास्ते इमीडिएटली आते ही इमीडिएटली जो है जो वादे किए थे उसको इम्प्लीमेंटेशन कर दिए थे। और रेवेन्यू जो था तेलंगाना स्टेट का, तो पहले कितने डिस्ट्रिक्ट थे, आंध्रा और तेलंगाना मिलेवा था। रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा हैदराबाद से होता, तो हैदराबाद का रेवेन्यू पूरे आंध्रा और तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड होता डेवलपमेंट के वास्ते। तो जब तेलंगाना सेपरेट हो गया तो वो क्या हो गया, सिर्फ तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट्स को ही वो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होता, क्योंकि सेपरेट हो गया, बाइफरिकेशन हो गया, स्टेट बाइफरिकेशन होने के बाद में आंध्रा को तेलंगाना का बजट नहीं जाता। तो जब खजाने में पैसे थे इमीडिएटली इंप्लीमेंटेशन करा गया। तो दूसरा एग्जांपल बता दो, एक कुंटल बिरयानी में, एक कुंटल अगर बिरयानी बना ली एक दावत में, तो इसमें 1000 आदमी खाए तो कैसा खाते, और वही 400-500 आदमी खाए तो कैसा खाते। तो क्वांटिटी जो है, मैदा जो है वो बढ़ जाती। तो उसी तरह तेलंगाना का जो बजट हैदराबाद से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था, वो रेवेन्यू पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होता था, उसमें आंध्रा के डिस्ट्रिक्ट्स भी थे। जब 2014 में बीआरएस गवर्नमेंट आ गई तो बजट जो है सिर्फ तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट्स को आता था, तो खजाने में पैसे थे। जब इमीडिएटली स्कीम्स को इम्प्लीमेंटेशन करा गया, कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया गया, शादी मुबारक दिया गया, पेंशन दिया गया, पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करा गया, हर चीज गए। टास्क भी था वो लोग को 2016 में कॉरपोरेशन में जीतना, कॉरपोरेशन में मेयर उनको रहना, उनका रहना, टास्क इम्प्लीमेंटेशन करे वो लोग, सक्सेसफुली करे। उसके बाद 2016 में उनका मेयर भी बना और डिप्टी मेयर भी माइनॉरिटी कैंडिडेट को दिया, बाबा फसीउद्दीन को, हैदराबाद के। 2016 में जैसा टास्क इम्प्लीमेंटेशन करके वो लोगों को टारगेट और टास्क जो था मेयर बनाना, डिप्टी मेयर बनाना, वो मेयर और डिप्टी मेयर बीआरएस पार्टी बना दी, काउंसिल उनके हाथ में रख ली। ऑलमोस्ट कॉर्पोरेटर्स ग्रेटर हैदराबाद में टीआरएस पार्टी, जब टीआरएस पार्टी थी टीआरएस की बनी। उसके बाद में के जो सरगर्मियां थे वो अलग थे। तो जब जीएचएमसी इलेक्शंस आने से पहले डबल बेडरूम देते, रेशन कार्ड देते बोल के एप्लीकेशंस लिए गए थे मी सेवा में। हजारों लोग, लाखों लोग मी सेवा के पास लाइन लगाकर 40-40 रुपए, 60-60 रुपए, 100-100 रुपए देकर एप्लीकेशंस करे थे। तो उस वक्त फिर इलेक्शन कोड आते ही क्या हुआ, उसको रोक दिए। रोकने के बाद में अब बाद में देते डबल बेडरूम, बोले डबल बेडरूम और रेशन कार्ड। लेकिन 10 साल में अब बोलते गए तो उसके बारे में बहुत चीजें हैं, मैं अब वीडियो आजकल के लोग ज्यादा नहीं देखते बल्कि शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। तो एनालिसिस है ये, आप लोग वीडियो गौर से देखो, सब समझ में आता कि किसको चुनना है, किसको वोट डालना है और किसको नहीं डालना है, किसको सेलेक्ट करना है, किसको डिससेलेक्ट करना है, ये आपके हाथ में, बताना सिर्फ मेरा काम है। तो 2016 में एक टास्क जीत गई बीआरएस। जीतने के बाद, जीतने से पहले हैदराबाद में ऑलमोस्ट टीडीपी के एमएलए जीते थे। चंद नाम बताता हूँ, जैसा कि कुगटपल्ली एमएलए है माधवरम कृष्णाराव, और विवेक साहब जो है, और कुतबुल्लापुर के शेरलिंगमपल के अरकपुड़ी गांधी, सनत नगर के तलशानी श्रीनिवास यादव, जुबली हिल्स अब जो इलेक्शन चल रहा मागंडी गोपीनाथ टीडीपी से जीते, और राजेंद्र नगर टीडीपी से जीते। पूरे जीते ऑलमोस्ट टीडीपी के लोग जीते। तो जब भी टीडीपी के लोग बीआरएस में आ गए, आने के बाद में वो कॉरपोरेशन इलेक्शन लगा गया। लेकिन 10 साल में बीआरएस पार्टी रेशन कार्ड सी नहीं दी। बेसिक नेसेसिटी है, बिलो पॉवर्टी लाइन के जितने भी लोग हैं
उनकी बेसिक नेसेसिटी क्या है? रेशन कार्ड्स। आरोग्यश्री कार्ड होना, किसी को भी हॉस्पिटल में जेरे इलाज होना फ्री में बोले तो आधार कार्ड दिए तो नहीं करते वो लोग। रेशन कार्ड आपके पास है या नहीं है बोलकर देखते। तो वो रेशन कार्ड्स के एप्लीकेशंस लिए 100% एप्लीकेशंस लिए तो 10 या 20% एप्लीकेशंस को अप्रूव करे, 80% रोक दिए, नहीं दिए। एप्लीकेशन की फीस तो पब्लिक से लिया गया था। ये मेजर फेल्यूर है, लेकिन इसको ऑन ट्रैक पे आने नहीं दिए। उसके बाद डबल बेडरूम के एप्लीकेशंस भी लिए, लेके कॉर्पोरेशन इलेक्शन आने के बाद फिर असेंबली इलेक्शन तक देते बोल के पब्लिक थी, असेंबली इलेक्शन तक भी नहीं दिए। असेंबली इलेक्शन में कहीं एक विलेज में शायद कोई डिस्ट्रिक्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़े डबल बेडरूम्स दिए। फिर असेंबली इलेक्शन भी कैसा करे, एक्चुअल देखा गया तो 2019 में असेंबली इलेक्शन आना अपने स्टेट में 5 इयर्स को, लेकिन एक साल पहले 2018 में सिर्फ तेलंगाना का असेंबली इलेक्शन कराए, जब डिसॉल्व कर दिए गवर्नमेंट। क्यों करे बोले तो अपोजिशन पार्टी को वक्त नहीं दिए, कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी अपोजिशन हो उसको वक्त नहीं दिए, उन लोगों का उभरने का वक्त नहीं दिए। इमीडिएटली 2018 में डिसॉल्व कर दिए, जब का जब फिर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन दे दी, इलेक्शन आ गया, इलेक्शन कर दिए, खत्म कर दिए, फिर बीआरएस फॉर्म पे आई। तो ये 4 साल में जब फेल्यूर क्या करी कांग्रेस बोले तो जब पब्लिक में जा नहीं सकी। अभी वक्त है ना, आखिरी के 1 साल देखेंगे बोल के, लेकिन थोड़े लोगों को अंदाजा था इमीडिएट इलेक्शंस रखते केसीआर साहब बोल के। तो जब 4 साल में इलेक्शन होके 2018 में इलेक्शन हुआ, 2019 में पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, तो यहाँ पे एक मेजर साइड ट्रैक है ये। 2018 में इलेक्शन होना, फिर से बीआरएस को पार्टी को पब्लिक जिताना। अब पब्लिक क्यों जिताई बीआरएस को फिर से बोले तो क्योंकि डबल बेडरूम के एप्लीकेशन है, रेशन कार्ड है, पेंशन 4000 दिए, जब शादी मुबारक के पैसे दिए, ओवरसीज स्कॉलरशिप्स दिए, बच्चों को स्कॉलरशिप्स के पैसे दिए, और रमजान का तोहफा दिए, और क्रिश्चियंस को क्रिश्चियंस का तोहफा दिए। ये सब चीजें ला लेके माइनॉरिटीज को माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स भी दिए, ये सब ला लेके अपोजिशन को मौका नहीं दिए, कहीं भी नहीं देके 2018 में इलेक्शन लगाए। फिर 2018 में भी कांग्रेस पार्टी कंटेस्ट करी, बीजेपी भी कंटेस्ट करी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की फिर से हार हो गई। होने के बाद 2019 में कोविड आया, फिर 20 में क्या करे, कॉर्पोरेशन को डिसॉल्व करे। कॉर्पोरेशन को डिसॉल्व करके भी ज्यादा वक्त नहीं दी, यहाँ भी होशियारी करे, ज्यादा वक्त नहीं देके 15 या 20 दिन का वक्त ही है भाई, 15 या 20 दिन का वक्त ही, अच्छा याद है मुझे, देखे इमीडिएटली नोटिफिकेशन लगा। ये तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में रहता ना, तेलंगाना उनके हाथ में रहता। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन जीएचएमसी कॉर्पोरेशन को नोटिफिकेशन दे दिए, फिर से जो कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट जो कैंडिडेट्स थे विच कैंडिडेट्स को फिर से कॉर्पोरेशन में विच कैंडिडेटों को टिकट दिए, जिता लिए। यहाँ भी अपोजिशन को मौका नहीं दिए, कैंपेनिंग का भी मौका नहीं दिए, अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट करने का भी मौका नहीं दिए, पब्लिक में अपोजिशन पार्टी जाने का मौका भी नहीं दिया। फिर क्या हुआ, फिर कांग्रेस बाहर हो गई, फिर काउंसिल में फिर बीआरएस आ गई। अब मैं ये सब कई को बता रहा हूँ बोले तो आगे बोलता हूँ आपको। यहाँ से मूवमेंट चलते गया, वहां से डेवलपमेंट जब रुकता गया रुकता गया रुकता गया रुकता गया, जब 2023 में इलेक्शन आना है बोले तो 2022 2023 थोड़े डबल बेडरूम्स पब्लिक को दिए, थोड़े डबल बेडरूम्स पब्लिक को देकर रेशन कार्ड्स तो नहीं दिए, लेकिन तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स, रमजान का तोहफा, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और दीगर जो भी स्कीम्स है उसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंटेशन करे, पेंशन्स भी दिए। लेकिन पेंशन्स में भी एक क्या प्रॉब्लम करे बोले तो जब 2016 में 14 में 15 में जो एप्लीकेशंस लिए वही एप्लीकेशंस को पेंशन्स दिए, फिर नया एप्लीकेशन लिए क्या पेंशन के वास्ते बोले तो नहीं लिए, वही आज बताए, आज लेते या कल लेते, कल लेते या परसों लेते बोल के नहीं लिए, नए पेंशन को एप्लीकेशंस नहीं लिए, जो इंतजार में रह गए वो इंतजार में छे आज तक भी। तो ऐसी हालात में माइनॉरिटीज थोड़े नाराज थे। क्यों माइनॉरिटीज नाराज थे बोले तो मुसलमान के 8 मस्जिदों को शहीद किया गया था बीआरएस के पीरियड में, एक खाना मस्जिद, सेक्रेटरिएट की मस्जिद और दिगर 6 मसाजिद को शहीद किया गया था। हर चीज में सक्सेस हुई क्या बीआरएस गवर्नमेंट बोले तो आज केटीआर साहब बोलते हर चीज में हम सक्सेस हुए बोलते, लेकिन 12% रिजर्वेशन में फेल हो गया। जैसा तेलंगाना में बीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद में दलित को मुख्यमंत्री बनाते बोले, यहाँ पे फेल हो गया। हर घर में गवर्नमेंट नौकरी रहती बोले, उसमें फेल हो गया। मेजर 12% रिजर्वेशन में फेल हो गया। फेल होना एक अलग बात है। तो जब केसीआर साहब एक मीटिंग में थे तो उस मीटिंग में एक आम आदमी का सवाल था कि
केसीआर साहब कब देते रिजर्वेशन, क्या हुआ 12% का बोल के पूछे तो केसीआर साहब क्या बोले, बैठो बैठो, तुम्हारे को नहीं तुम्हारे बाप को बोलते बैठो। बोले ये एक फेल्यूर है। देखने के लिए सोशल मीडिया में छोटा सा इंसिडेंट एक कॉमेडी दिखी, लेकिन बहुत लोगों में गलत इंपैक्ट गया है। 12% रिजर्वेशन में फेल हो गए। दलित को मुख्यमंत्री बनाते बोले, उसकी आवाज ही नहीं है। जो आज कांग्रेस मैनिफेस्टो में 6 गारंटीज को रखी, जो तेलंगाना मूवमेंट में उद्यमकारुలు जो भी लड़ाई कर, जब वो जो भी मेहनत करे तेलंगाना के सेपरेट तेलंगाना होने में, उनको आप जमीन देते बोले, उनकी फैमिली में हर फैमिली में आप जो है एक जॉब देते बोले, वो नहीं दिए। कोदंड राम, तेलंगाना मूवमेंट में केसीआर एक है तो कोदंड राम एक है। हर जगह कोदंड राम साहब को लेके केसीआर मूवमेंट चलाए। कोदंड राम नहीं है तो केसीआर नहीं है। मेरी नजर हर मूवमेंट में ओयूजेएसी से तेलंगाना का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ओयूजेएसी को चलाए तो कोदंड राम चलाए। यहाँ पे फेल हो गए। कोदंड राम को आप एक सिंपल एक कौन सा पोस्ट भी नहीं दिए, और एक बार बोले आप सरपंच को भी नहीं जीत सकता कोदंड राम बोल के। यही गलती आज तेलंगाना में फिर कांग्रेस गवर्नमेंट भी कर रही है। फिर कोदंड राम साहब नहीं चाह रहे हुकूमत में रहना या कोई चीज में रहना, वो नहीं मालूम, लेकिन ये लोग नहीं रखना चाह रहे, वो अपन को नहीं मालूम। परसों भी कोदंड राम को एमएलसी दिए थे, आमिर अली खान को एमएलसी दिए थे। दोनों के खत्म होने के बाद फिर मिनिस्ट्री देना था कोदंड राम को, एजुकेशन मिनिस्टर शायद कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो, उसमें फेल हो गई गवर्नमेंट। उसमें भी गवर्नमेंट फेल होने के बाद, उसमें भी गवर्नमेंट फेल होने के बाद कोदंड राम को एमएलसी देकर मिनिस्ट्री नहीं दिए, ये भी फेलियर है कांग्रेस गवर्नमेंट का। वो फेलियर बीआरएस गवर्नमेंट में भी था। मेजर फेलियर्स में इसको भी बता सकते। सो इसके बाद जैसा बोला मैं 12% रिजर्वेशन, ऐसे कई चीजें हैं जो बीआरएस गवर्नमेंट छुपा रही। ये सब चीजों को पब्लिक नजर में रख लेके उसी वक्त में पब्लिक में गुस्सा था, पब्लिक में एक अलग तरफ का वहम था कि भाई इस वक्त बीआरएस को हराएंगे, केसीआर साहब को हराएंगे। और तेलंगाना एक पार्टी ऐसी है, एक मुद्दा बोलना चाह रहा हूँ, तेलंगाना एक ऐसी पार्टी है टीआरएस, जो कि तेलंगाना स्टेट फॉर्म अलग होने के लिए ही पैदा हुई। हमारा एम एंड हमारा ऑब्जेक्ट तेलंगाना को हासिल करना ही है, इससे आगे कुछ भी नहीं है बोल के तेलंगाना का मूवमेंट स्टार्ट करे वो लोग। लेकिन जैसा जैसा हुकूमत में उनकी ख्वाहिश बढ़ती गई, पैसा बढ़ते गया, आमदनी बढ़ती गई, ऐसा फखर बढ़ते गया, हिमाकत बढ़ते गई, तकब्बुर बढ़ते गया, सब बढ़ते गया। उसके बाद टीआरएस जाके बीआरएस नाम लगाए। एक स्टेट को संभालना छोड़ के मैं पूरे हिंदुस्तान को संभालूंगा बोल के समझे केसीआर साहब। मेजर फेलियर। भाई आप पार्टी टीआरएस क्यों लगाए थे? तेलंगाना स्टेट फॉर्म करने के वास्ते ही ये पार्टी पैदा हुई बोले आप। తెలంగాణ మనుగడ కోసం పుట్టిన పార్టీయే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అని చెప్పిన కేసీఆర్ గారు 10 సంవత్సరాలు 8 సంవత్సరాల అధికారంలో ఉన్న తర్వాత 8వ 9వ సంవత్సరంలో కాదు టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ గా మారబోతుంది, దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో మా పార్టీ రాబోతుంది, నిన్ను ప్రధానమంత్రిని అవుతాను ఒక రోజు అని కేసీఆర్ చెప్పారు. అది మేజర్ ఇంపాక్ట్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ కేసీఆర్ గారికి. తెలంగాణ మనుగడ కోసం పుట్టిన పార్టీ తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ కోసమే ఉండాలి ఎల్లప్పుడు, కానీ మీరు టీఆర్ఎస్ ని బీఆర్ఎస్ గా మార్చి మేజర్ ఫెయిల్యూర్ అది భావించి పబ్లిక్ ఇక్కడ కూడా మీకు సైడ్ ట్రాక్ అయ్యారు. సో ఇవన్నీ ఒక్కతే అయితే జిలాని గారు J24 న్యూస్ లో ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకు అని చెప్తే, నేను చెప్పేది ఏమంటే ఇవన్నీ ఫెయిల్యూర్స్ లో ఉన్న పార్టీలు. అప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు నేను ప్రతి మహిళకి ఇవన్నీ కోపాలు పెట్టుకున్న పబ్లిక్ ప్రజలు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు కేసీఆర్ గారి మీద పెట్టుకున్న ఇదంతా కోపం ఏం చేశారంటే 2023 इलेक्शन లో చూపించారు. 2023 के इलेक्शन में पब्लिक बता दी, ये गुस्से का जो नजरिया है वो 2023 में बता दी. क्यों बताई ये भी रीजन बता दो. 6 गारंटीज 5 गारंटीज जो भी कांग्रेस 6 गारंटीज का है वो इम्प्लीमेंटेशन होता होगा. रेवंत रेड्डी साहब आते होंगे, हर औरत को 2500 देते होंगे, 200 यूनिट फ्री देते होंगे, और उसके बाद में जो है हमारे डेवलपमेंट्स हो जाते, अच्छा होता तेलंगाना राज्य, सबको भरोसा आता. और जब एक अफवाह भी चली, अफवाह है ये सही है, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि बीआरएस बीजेपी मिले भी है बोले, तो यहाँ पर पब्लिक क्या करी बोले तो एक आस में आ गए. रेवंत रेड्डी साहब हर घर को 200 यूनिट फ्री देते करंट, और रैतु भरोसा आता, 2000 का पेंशन 3000 का पेंशन 4000 हो जाता, डबल बेडरूम सिंधरम्मा इल्लू के नाम से आ जाते, और हर औरत को 2500 रुपये आ जाते, 500 रुपये में गैस सिलेंडर आ जाता, माइनॉरिटीज को डेवलपमेंट्स होते बोल के पब्लिक आस में आके तेलंगाना में
रेवंत रेड्डी को जिताई। लेकिन हैदराबाद की पब्लिक इतनी चालाक से फिर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बीआरएस को ही वोट डाले, बीआरएस को भी जिताई, क्योंकि हैदराबाद में फ्लाईओवर्स होने दो, आईटी सेक्टर होने दो, ये डेवलपमेंट्स बीआरएस के हुकूमत में अच्छे थे।